Hello students, welcome to Nesogene Commerce classes. In the previous lecture, we discussed about first law of motion. That was अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. कब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करेगा, स्टेट ऑफ मोशन, जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हैं. ओके, हम लोग ने देखा था कि जो एक फिनोमिनास हो रहे हैं मींस क्या, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा. एक किस चीज की वजह से हो रहा था, उस हर एक ऑब्जेक्ट की एबिलिटी होती है अपोज करने की, जो उसके अंदर चेंज इन मोशन होते हैं उसको अपोज करने की एबिलिटी होती है. वो क्या होती है? इनर्शिया. उस एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया. सो इनर्शिया के ऊपर हम लोग ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था. ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग दूसरे नेम से भी जानते हैं, दैट इज लॉस ऑफ इनर्शिया. ओके, इनर्शिया लॉ. सो वहां पे हम लोग ने थ्री लॉज देखे थे. अगर रेस्ट में है तो फिर मूव करने लगेगा, मींस क्या, उसको अपोज करेगा. अगर रेस्ट ऑफ इनर्शिया देखे थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट. फिर उसके बाद इनर्शिया ऑफ मोशन देखे थे. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन ही करता रहेगा, जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो मींस क्या, स्पीड नहीं होगा और उसकी स्पीड स्लो नहीं होगी. थर्ड हम लोग ने देखा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा. कब तक वो उस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा? जब तक हम लोग उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे. हम लोग ने देखा है जब हम लोग बस में ट्रेवल करते हैं, जब बस टर्न लेती है, ओके, टर्निंग पॉइंट पे, सो अगर बस टर्न ले रही है लेफ्ट साइड में तो हम लोग शिफ्ट होते हैं राइट साइड में, हम लोग को राइट साइड की तरफ फोर्स लगता है. वो किसकी वजह से होता है? डायरेक्शनल इनर्शिया की वजह से. सो आवर टुडेस टॉपिक इज न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ में हम लोग ने देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे हो, मतलब क्यों होता है. ओके, मींस क्या, रेस्ट में तो रेस्ट में क्यों रहता है, मोशन में तो मोशन में रहता है. आज वाले टॉपिक में मींस क्या, सेकेंड लॉ में हम लोग देखने वाले हैं कि अगर हम लोग ने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो उसके अंदर क्या चेंज होने वाला है. हम लोग ने फर्स्ट लॉ में देखा था कि उसके अंदर अगर रेस्ट में तो मोशन परफॉर्म करने लगेगा, मोशन में है तो रेस्ट में आने की उसकी टेंडेंसी हो जाएगी. ओके, टेंड करेगा, या तो रेस्ट में आने के लिए टेंड करेगा या तो और उसकी स्पीड इंक्रीज होगी. डिपेंड करेगी कि हम लोग किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. सो वहां से हम लोग को ये पता चला था. बट सेकेंड लॉ हम लोग को बताता है कि अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं. ओके, सो इसके लिए कंसीडर करते हैं हम लोग टू ऑब्जेक्ट्स हियर. ओके, टू बॉल्स. फर्स्ट बॉल इज प्लास्टिक एंड सेकेंड वन इज टेनिस बॉल. ओके, अगर मैं दोनों बॉल को सेम स्पीड से आपकी तरफ फेंकता हूं, ओके, दोनों बॉल को मैं सेम स्पीड से आपकी तरफ फेंक रहा हूं, सो कौन से बॉल को आप इजीली कैच कर सकेंगे? प्लास्टिक बॉल. ओके, क्यों? क्योंकि वो हल्का है. ओके, सो हम लोग को वहां पे ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करना पड़ेगा. अगर मैं जो टेनिस बॉल है उसको सेम स्पीड से, जितना पहले स्पीड से फेंक रहा था उसी स्पीड से फेंकता हूं, लेकिन जो प्लास्टिक बॉल है अब उसको मैं ज्यादा स्पीड से फेंकता हूं, वहां पे मींस क्या, वेलोसिटी से, ज्यादा वेलोसिटी से फेंकता हूं, थ्रो करता हूं. सो अब इस केस में आपको कौन से बॉल को पकड़ने के लिए वहां पे कम फोर्स लगेगा, मींस क्या, वहां पे आसानी होगी, इजीली आप कौन से बॉल को वहां पे कैच कर सकेंगे. सो इस केस में हम लोग टेनिस के बॉल को इजीली कैच कर पाएंगे. क्यों? भले उसका मास ज्यादा है वहां पे, ओके, लीव इट, बट उसकी जो स्पीड आ रही है, जो वेलोसिटी आ रही है वो कम है कंपैरिजन टू दी प्लास्टिक बॉल. ओके, सो प्लास्टिक बॉल की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको कैच करने के लिए वहां पे हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. सो इससे ये समझ में आता है हम लोग को इफेक्ट ऑफ striking of object depends on. ओके, सो इफेक्ट का मीनिंग क्या है? जब वो बॉल, दोनों भी बॉल हमारे हाथों से स्ट्राइक हो रहे हैं, सो हमारे हाथों पे क्या इफेक्ट हो रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनका मास कितना है. ओके, जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास यहाँ पे ज्यादा होगा, सो उसको कैच करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. और एक और चीज हम लोग ने दूसरे केस में देखा कि जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसको भी कैच करने के लिए हम लोग को ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मींस का जो इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा मास एज वेल एज वेलोसिटी. ओके, सो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट जब किसी ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेगा तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा. ओके, सो फर्स्ट केस में हम लोग ने देखा था एबिलिटी को हम लोग ने नाम दिया था वहां पे इनर्शिया. सो वैसे ही इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग नाम देने वाले मोमेंटम.
ओके सो यहाँ पे जो भी फोर्स हम लोग जब अप्लाई करते हैं जो उसके अंदर चेंजेस होते हैं, कितना चेंज होगा, ओके कब तक चेंज होगा, और डिपेंड करेगा उसके मोमेंटम पर। ओके सो चलो मोमेंटम को यहाँ पे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सो मोमेंटम को अगर हम लोग को डिफाइन करना रहेगा, मोमेंटम को डिफाइन करने के लिए हमारे पास टू मेथड्स है, मींस क्या टू डेफिनेशंस है। फर्स्ट डेफिनेशन बेस्ड है उसके फॉर्मूला पे एंड सेकंड डेफिनेशन कंसेप्ट पे। ओके सो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। सो मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके ये फर्स्ट डेफिनेशन है, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। एंड सेकंड डेफिनेशन, मोमेंटम is an amount of motion contained in object। ओके सो मोमेंटम को हम लोग दो वे में डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट है मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट का मींस हम लोग ने देखा है मींस मल्टीप्लिकेशन, मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही क्या है मोमेंटम। ये तो मींस क्या फॉर्मूला के ऊपर डेफिनेशन बनाया हुआ है, समझने के लिए इसको यहाँ पे डिफिकल्टी होती है, मींस क्या प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करने के लिए डिफिकल्टी होती है। अगर इसके बेस पे हम लोग को अगर प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करना रहेगा तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्टी होगी। तो सेकंड डेफिनेशन is very easy to understand in practical life। okay so momentum is an amount of motion contained in object या contained in body। okay means क्या किसी भी बॉडी में कितना मोशन कंटेन्ड रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोमेंटम। सो अब ये कितना मोशन उसके अंदर कंटेंट है एक किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी पे। ओके सो जैसा हम लोग ने देखा था फर्स्ट वाले केस में जब दोनों भी बॉल्स को हम लोग सेम स्पीड से यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं, सो दोनों में वेलोसिटी सेम है बट डिफरेंस है मास का, जिसके वजह से वहां पे हम लोग को अलग अलग फोर्स लगाने पड़ते हैं। टेनिस के बॉल को हम लोग को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसका मास वहां पे हैवी है कंपैरिजन टू द प्लास्टिक बॉल। ओके सो यहाँ पे मोमेंटम के बारे में हम लोग ने देखा। सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, okay second law of motion gives us the idea about momentum। okay first law जैसा हम लोग ने देखा था कि पूरा डिपेंड था इनर्शिया पे, वैसे ही सेकेंड लॉ डिपेंड है पूरा मोमेंटम पे। सो अब मोमेंटम के बारे में हम लोग ने देखा। सो जो मोमेंटम में चेंज होते हैं, ओके जो मोमेंटम में चेंज होंगे वो डिपेंड करेंगे कि हम लोग उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उसका मोमेंटम में जो चेंज होगा वो ज्यादा होगा। ओके अगर हम लोग उसके ऊपर कम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो मोमेंटम में जो चेंज होगा कम होगा। सो यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स अस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force। So this is the statement of second law of motion, that is rate of change of momentum is directly proportional to the force। means क्या मोमेंटम में जो चेंज होगा वो डिपेंड करेगा कि हम लोग उसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ा फोर्स लगा रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ा चेंज होगा, मींस क्या अगर रेस्ट पे है तो थोड़ी स्पीड से मूव करेगा, अगर हम लोग उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो ज्यादा स्पीड से मूव करेगा। मींस क्या उसका जो अंदर जो चेंज होगा मोमेंटम के अंदर वो ज्यादा होगा। सो मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोग ने देखा था। ओके स्टेटमेंट में देखा था क्या था मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके सो मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज m into v। अब देखते हैं यहाँ पे, बट अब मोमेंटम को हम लोग को सिंबल से दिखाना है। सो मोमेंटम स्टार्ट होता है m से, लेकिन m से हम लोग और किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर चुके हैं, दैट इज मास। सो मोमेंटम को हम लोग m से नहीं करने वाले। सो मोमेंटम को हम लोग डिफाइन इधर से, मोमेंटम को हम लोग सिंबल देंगे p is equal to product of mass and velocity, so mv। so this is the formula we have to remember, okay by heart, that is
P is equal to mv means that the momentum is a product of mass and velocity. अब मोमेंटम और जो फोर्स का रिलेशन है मैथमेटिकल टर्म में उसको रिलेशन में देख लेते हैं. सो यहाँ पे रेट टर्म आया है तो रेट का मतलब क्या होता है हम लोग ने देखा है रेट ऑफ चेंज. ओके रेट का मतलब हम लोग ने देखा है रेट जब भी आएगा फिजिक्स में सो हम लोग को याद रखना है कि जिसके पीछे लगा होगा रेट सो मतलब क्या है उसका वो जो क्वांटिटी है जिसके पीछे लगा हुआ है रेट सो क्वांटिटी टाइम से डिवाइड होगी. सो रेट का मतलब क्या होता है डिवाइडेड बाय टाइम. ओके रेट का मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. कंसीडर करो यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग मोशन कंसीडर कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट का. ओके सो सबसे पहले उसके मास पे चलते हैं. यहाँ पे हम लोग को दो ही चीजें याद रखनी है मास और वेलोसिटी. सो ये जो फर्स्ट वाला पोजीशन है ये इनिशियल पोजीशन है सेकंड वाला फाइनल पोजीशन है. अब मुझे बताओ कि जब वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन में क्या उसके ना मास में चेंज होगा. ऐसा है क्या पहले 2 किलो का रहेगा 2 केजी का रहेगा फिर जब वो फाइनल पोजीशन पे जाएगा थोड़ा दूर चल करके तो 1 केजी का हो जाएगा 4 केजी का हो जाएगा 5 केजी का हो जाएगा. मास में चेंज होता है कभी नो. सो मास रिमेन एज इट इज. ओके सो मोशन में मास सेम रहता है. सो चेंजेस इसमें किसमें होंगे वेलोसिटी में. सो अभी वेलोसिटी को भी हम लोग यहाँ पे दो टर्म में देख चुके हैं इनिशियल और फाइनल. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं जो पोजीशन है उसका इनिशियल पोजीशन है फाइनल पोजीशन है. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोगों ने डिनोट किया था u से और फाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने डिनोट किया था v से. ओके सो u वेलोसिटी से यहां से जा रहा है v वेलोसिटी इधर पे है इसकी. सो अब मोमेंटम चाहिए. मोमेंटम क्या है mv प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो m यहाँ पे m ओके और v क्या है यहाँ पे u. So this is the initial momentum and this is mv. This is final momentum. Okay. So ये हम लोग को यहाँ पे देखना है. अब यहाँ पे क्या बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. सो चेंज ऑफ मोमेंटम की अगर हम लोग बात करें चेंज ऑफ मोमेंटम का मींस क्या मोमेंटम में चेंज. सो मोमेंटम में चेंज हम लोग कैसे निकालेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो यहाँ पे लिखते हैं फाइनल मोमेंटम क्या है mv ओके माइनस इनिशियल मोमेंटम दैट इज mu एंड रेट बोला है रेट सो मींस क्या डिवाइडेड बाय टाइम. सो यहाँ पे रेट है तो dt लिख देते हैं डिवाइडेड बाय टाइम. सो अब उसके बाद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स. सो फोर्स हम लोग को यहाँ पे फोर्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सो अभी जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाएंगे सो उसके जगह पे हम लोग यहाँ पे कोई तो एक कांस्टेंट को एज्यूम करना पड़ेगा. कंसीडर दिस कांस्टेंट एज k. ओके सो k का वैल्यू हम लोग को वहां पे 1 कंसीडर करना है तो सारा इक्वेशन एज इट इज हो जाएगा. चलो एक और स्टेप करते हैं यहाँ पे k इसको कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे ऊपर वाली क्वांटिटी में कुछ भी चेंज दिख रहा है मींस क्या वहां पे कुछ कॉमन दिख रहा है m कॉमन दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे. क्या बचा यहाँ पे v और यहाँ पे क्या रिमेनिंग है u. सो अब जो डिनोमिनेटर है अब अगर हम लोग कंसीडर करें कि जो इनिशियल जो टाइमिंग है वो क्या है 0 ओके और फाइनल टाइम t. सो चेंज इन टाइम क्या हो जाएगा t माइनस 0. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे t. अब इसके बाद k का हम लोग को वैल्यू यहाँ पे एज्यूम करना है 1. सो f इज इक्वल टू m ओके k का वैल्यू हम लोग ने 1 एज्यूम किया मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वहां पे अंदर ही. अब v माइनस u बाई टी ये जो पूरा टर्म है v माइनस u बाई टी इसको देख करके कुछ याद आ रहा है कि क्या है ये v माइनस u बाई टी. v माइनस u का मतलब क्या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. फिर से मींस क्या अगर और इसको थोड़ा एडवांस में देखें तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम मींस क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. ओके सो यहां से हम लोगों ने डिराइव किया इस स्टेटमेंट से इस रिलेशन से फोर्स और मोमेंटम के बीच के रिलेशन से हम लोग ने डिराइव किया फोर्स का फॉर्मूला. फोर्स का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू ma मींस क्या फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. हम लोग को फोर्स को डिफाइन करने के लिए प्रॉब्लम्स होते थे. ओके हम लोग को फोर्स के बारे में तो पता था लेकिन डिफाइन करने में वहां पे प्रॉब्लम होते थे. अब फॉर्मूला आ गया अब फॉर्मूला के ऊपर डिफाइन कर सकते हैं. जैसा मोमेंटम को डिफाइन किया था फोर्स को क्या डिफाइन करेंगे फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन. यू विल गेट फुल मार्क्स. ओके अगर ये फॉर्मूला नहीं था हम लोग ने कैसे डिफाइन किया था हम लोग ने वहां पे डिफरेंट वे में डिफाइन किया था. फोर्स इज अ पुल और पुश when it acts okay when it acts object changes its position
ये फर्स्ट वे था। सेकेंड वे क्या था, फोर्स इज समथिंग ओके बाय अप्लाइंग एनी ऑब्जेक्ट इट चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन, ये सेकेंड था। लेकिन अब हम लोग इस वे में भी डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। सो सेकेंड न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को फोर्स का वैल्यू मिलता है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हम लोग को यहाँ पे देखना है। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे। अब कंसीडर करना है हम लोग को दो ऑब्जेक्ट ओके, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे कंसीडर करो 5 kg, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर करना है यहाँ पे 1 kg। हम लोग दोनों भी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं ओके, इस डायरेक्शन में दोनों भी ऑब्जेक्ट पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। कंसीडर कर लो 10 न्यूटन का ओके, दोनों भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग सेम फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्पीड में जाएगा, मींस क्या कौन सा ऑब्जेक्ट जल्दी स्पीड को अक्वायर करेगा। सो कौन यहाँ पे ज्यादा स्पीड में मूव करने वाला है। सो कौन सा मूव करेगा, पहला वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा स्पीड में कंपैरिजन टू द सेकंड, नो, बिकॉज इट इज हैवियर देन दिस वन। सो जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सो ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड में जाएगा वो डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है ओके। सो अब इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग को इसके अंदर फाइंड आउट करना रहेगा एक्सीलरेशन, हम लोग को सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से एक और चीज पता चलती है कि हम लोग अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे सो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट करने लगेगा ओके। सो इससे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं इफ फोर्स व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ओके, सो इट रिजल्ट्स इन इट्स एक्सीलरेशन। मींस क्या, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं सो उसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर इसके अंदर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना रहेगा सो इस फॉर्मूले पे चलते हैं, F is equal to ma। सो एक्सीलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा F by m। सो फर्स्ट वाले केस का, सो A1 फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का अगर एक्सीलरेशन फाइंड आउट करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, F कितना है 10, m कितना है 5, सो 10 by 5 2 ओके, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फर्स्ट वाले का आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर सेकेंड वाले का फाइंड आउट करना है A2 इज इक्वल टू F by m। F कितना है 10, m कितना है 1, सो 1 10 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओके। सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, यूनिट एक्सीलरेशन से अगर हम लोग को देखना रहेगा सो हम लोग को ऐसा समझना है कि एक सेकेंड में जो ऑब्जेक्ट है 10 मीटर जाएगा ओके, और जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है 1 सेकेंड में 2 मीटर जाएगा। इससे हम लोग को ये समझना है एक्सीलरेशन से। So here we discuss the application of the momentum, that is of second law of motion. Okay, here in the इस टेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे यूजर ब्रेन पावर में क्वेश्चन है, why is there a thick bed of sand for a high jumper to fall on after his jump। हम लोगों ने हाई जंपिंग देखा है, जो वहां पे एक बम्बू स्टिक्स होते हैं उसके ऊपर से हम लोग को जंप करना रहता है। सो जब हाई जंपर रहते हैं, जब उस स्टिक के ऊपर से जंप करते हैं, जब वो लैंड वाला जो उनका पोर्शन होता है उसके ऊपर हम लोगों ने देखा रहेगा कि वहां पे सैंड्स होते हैं ओके, वो भी वहां पे थिक लेयर होता है सैंड का। तो क्यों वहां पे होते हैं ओके, वही यहाँ पे क्वेश्चन है। सो थिक लेयर की वजह से जब वो जंपर फॉल करता है सरफेस पे, जब वो जंपर फॉल करेगा तो थोड़ा वो अंदर धंस जाएगा। इसका मतलब क्या, वहां पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो कम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा। सो जिसके वजह से उसके पांव पे, उसके लेग पे फोर्स कम लगेगा। अगर उसके लेग पे फोर्स कम लगेगा तो डैमेजेस होने के वहां पे चांसेस नहीं है। अगर फ्लैट सरफेस होगा, अगर हम लोग ऐसा कूदेंगे सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा वहां पे। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर ज्यादा है तो हमारे पांव पे फोर्स ज्यादा लगेगा, सो ब्रेक होने के चांसेस है। सो इसीलिए वहां पे थिक लेयर ऑफ सैंड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि उससे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम हो जाता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग को फोर्स की यूनिट्स फाइंड आउट करने हैं ओके, फोर्स इज इक्वल टू ma। m का यूनिट क्या है, मास का यूनिट kg, a का यूनिट हम लोग ने देखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द यूनिट ऑफ द फोर्स ओके, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर नहीं याद रहता है कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, छोटे छोटे चीजें का याद रखना है, मास एक्सीलरेशन का, और उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम लोग को इसका अभी तो इसका यूनिट हो गया
अब ये जो यूनिट है एक इसमें एसआई में कि सीजीएस में हम लोगों ने दो देखा था, इंटरनेशनल सिस्टम, सेंटीग्राम सिस्टम। सो ये जो यूनिट है ये एसआई में है। ओके, दिस यूनिट इज इन एसआई। अगर हम लोग सीजीएस की बात करें, सेंटीग्राम सिस्टम, तो जो किलोग्राम है एक इसमें हो जाएगा ग्राम। ओके, और जो मीटर है किसमें हो जाएगा सेंटीमीटर, और जो सेकेंड स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये सीजीएस में यूनिट हो गया। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग को मतलब 99% केस में हम लोग को एसआई यूनिट यूज करने होते हैं। सो याद रखना केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एग्जाम में ये सब यूनिट के क्या है, एग्जाम में हम लोग को एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। सो वी हैव टू राइट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम लोग को मोमेंटम का यूनिट पूछा, ओके, P is equal to mv। जब एक चीज हम लोग याद रखना है, जब हम लोग किसी भी टर्म का यूनिट पूछेगा तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है। सो m का क्या होता है केजी। ओके, v मींस क्या वेलोसिटी स्पीड, उसका क्या होता है यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो फोर्स और मोमेंटम के यूनिट में ये डिफरेंस है, वहां पे सेकेंड है, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है, याद रखना है हम लोग को। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसको एक बार और फिर से देखना है, and again if you have any difficulties then you can ask me. Okay, thank you.